नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर लेकर आए हैं ये शो जिसे हम बुलाते हैं संकट, सुरक्षा और स्वामी। आज के एपिसोड का मुद्दा जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिस पर आपने हमें सवाल भेजे, वो है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव के पीछे की कहानी क्या है, कि वजह क्या है। आपके सवाल लेने से पहले हमेशा की तरह एक बार फिर प्रवीण की तरफ रुख करूंगी। प्रवीण, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ कि आखिर इस समय उनके तनाव के बीच वजह क्या है, उसके बाद मैं दर्शकों के सवाल लूँगी। और तनाव की वजह बताने के पहले मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते ये शो कर नहीं पाए। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के सिविल लाइंस मोहल्ले में जहाँ मैं रहता हूँ बाढ़ आ गए थे, तो 3 दिन बिजली पानी नहीं था और वहाँ से निकल नहीं पाए और अनफॉर्चुनेटली शो कैंसिल करना पड़ा। इंटरनेट भी होता तो मैं घर से कर लेता, लेकिन बिजली नहीं थी। एनीवे, काफ़ी दिनों से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों ने धमकी दी है कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान कोई कड़ी एक्शन ना ले टीटीपी के खिलाफ, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी तालिबान है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और इशारा ये किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी हमले करने को तैयार है, एयर स्ट्राइक्स या आर्टिलरी स्ट्राइक्स करने को तैयार है। इसकी वजह ये है क्योंकि एक हाथ पे अफ़गान तालिबान पाकिस्तान आर्मी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक़ रखी थी, लगातार वादे उनने दिए थे कि टीटीपी को वो संभाल लेंगे, लेकिन हालात पाकिस्तान में लगातार बिगड़ी जा रही है। अभी गए हफ्ते में ज़ोब इलाके बलूचिस्तान में टीटीपी ने बहुत बड़े हमले किए पाकिस्तान आर्मी के एक आउटपोस्ट पे, 12 सैनिक मारे गए। उसके पहले, जैसे कि आप जानते हो हमारे डिस्कशन से, सुइसाइड बॉम्बिंग्स हुए हैं, अलग अलग जगह पे अटैक हुए हैं। अभी आज फ्राइडे का दिन है, थर्सडे को एक और सुइसाइड अटैक हुआ एक पुलिस के चेक पोस्ट पे। तो लगातार हालत बिगड़ी जा रही है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो इस हालात को कैसे संभाल सकते हैं। गए सालों में 3-4 बार पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए खैबर पख्तूनख्वा एरिया में और बलूचिस्तान में टीटीपी को भगा देने के, लेकिन उन ऑपरेशंस का ज़्यादा कोई सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि टीटीपी सिर्फ अफ़गानिस्तान में चले गई और जैसे ही फ़ौज का दबाव कम हुआ तो वो वापस आ गए। अब पाकिस्तान ये धमकियाँ दे रही है, लेकिन ये भी जानती है कि अगर जंग की हालत छिड़क जाए तो एक तो खर्चा बहुत होगा और दूसरा कोई गारंटी नहीं है कि अफ़गानिस्तान में वो कोई जीत हासिल कर पाएंगे। आखिर यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, बड़े बड़े मुल्क वहाँ हार गए जी, तो रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है। चलिए, इसी बात पे हम पहला सवाल लेती हूँ मैं। आदित्य का, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि वर्तमान स्थिति में जहाँ पाकिस्तान भारी वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है, अब से कुछ महीनों में चुनाव भी होंगे, जब इतनी ज़्यादा राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता है, तो क्या आपको लगता है कि तालिबान इसका और फ़ायदा उठा सकता है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए? जैसा कि आपने कई बार कहा है कि अभी पाकिस्तानी सेना देश की खराब वित्तीय स्थिति के कारण किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होना चाहती है। आदित्य, ये बहुत अच्छा एज़ यूजुअल आपका सवाल है और इससे साफ दिखता है कि आप पाकिस्तान और रीजन को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। अगस्त 14 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, जो उनकी पार्लियामेंट है, उसका टर्म ख़त्म होता है और जबकि उनके मिनिस्टर्स थोड़े अलग अलग डेट्स दे रहे हैं, अगस्त 8 या अगस्त 9 तक मेरे ख्याल से केयर टेकर गवर्नमेंट का ऐलान हो जाएगा जी। उनके सिस्टम में 3 महीने का वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट को दिया जाता है, जिसमें इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है और फिर जो भी पार्टी या अलायंस जीतती है उनका प्राइम मिनिस्टर बनता है। अब इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के सामने 3 बहुत गहरे प्रॉब्लम है। पहला है कि आर्थिक स्थिति, जो आपने कहा है, अभी अभी उनको आईएमएफ का लोन मिला है, लेकिन वो लोन की किश्तें भरने होंगे और कुछ लोगों का बहुत शक है कि ये लोन जो मिले हैं क्या वो 3-6 महीने से ज़्यादा पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स एक्चुअली सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। खुर्रम हुसैन साहब, जो द डॉन न्यूज़पेपर में लिखते हैं, उनने इसका एक बहुत अच्छा एनालिसिस कुछ दिन पहले छापा है कि जो डीप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान को चाहिए उनका कोई नज़र आ नहीं रहा है, तो शायद ये आर्थिक प्रॉब्लम लंबी खिंचेगी।
दूसरी प्रॉब्लम इनकी ये है कि इमरान खान लगातार 2001 से उससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा इलाके में ये अपनी प्रोपेगेंडा करते आए हैं कि तालिबान जिहादी नहीं है, वो देशभक्त हैं। उनसे बहुत सपोर्ट लिया है और ये डर है कहीं मेरे ख्याल से पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के दिल में कि अगर पूरी तरह वो वार करेंगे टीटीपी पे तो पाकिस्तान के जिहाद पसंद ग्रुप्स जो हैं वो इमरान खान को समर्थन देंगी और उसमें इलेक्शन का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि जिहादियों की बहुत बड़ी वोट बैंक है, लेकिन इसलिए कि जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उन पे हमले और अटैक बढ़ जा सकते हैं और उनकी कैंपेनिंग में दिक्कत आ सकती है। ये पहले भी हुआ है। अवामी नेशनल पार्टी जब इलेक्शन लड़ी थी तो लगभग तबाह कर दी गई थी सुइसाइड बॉम्बिंग्स और अटैक से। प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल किया गया था। तो इसका एक रिकॉर्ड है और इतिहास है। और तीसरी बात है कि पाकिस्तान आर्मी कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसी के रैंक्स में क्या जूनियर ऑफिसर्स जो इमरान के काफ़ी सिंपैथेटिक रहे हैं, क्या वो चाहेंगे टीटीपी के साथ जंग में पार्टिसिपेट करना। इस वक्त जूनियर ऑफिसर जो हैं लगते हैं काफ़ी नाराज़ हैं कि इमरान खान हटाए गए हैं। उनमें काफ़ी लोगों की ये राय है कि करप्ट ये जो पुराने डिनेस्टिक पॉलिटिशियंस हैं ये दोबारा देश पे थमाए जा रहे हैं। तो हो सकता है आर्मी की यूनिटी पे ही एक असर पड़े वॉर का। तो मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन ये दूसरी साइड ऑफ द रियलिटी है कि ये हालत चलते रहे और हमले बढ़ते रहें तो पाकिस्तान बहुत ख़तरे में आएगा। आर्मी की इज़्ज़त और इकबाल पे असर पड़ेगा और आर्मी वीक दिखाई देगा, वो भी नहीं चाहते। तो कैच 22 सा सिचुएशन है इनके लिए। जी बिल्कुल। अगला सवाल संकल्प का है, वो भी हमारे रेगुलर मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि किसी भी अफ़गान शासक ने ड्यूरेंट लाइन को कभी स्वीकार नहीं किया। इनफैक्ट दाऊद खान ने पश्तूनिस्तान का सपना देखा था। पाकिस्तान ने इसेंशली अफ़गानिस्तान में सभी पक्षों को डबल क्रॉस कर दिया है। फिर भी वे अफ़गानिस्तान पर अपने प्रभाव को लेकर भ्रम या डिल्यूजन में है। ये भ्रम कहाँ से आ रहा है? ये पश्तूनों से बात करोगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 90% अफ़गान के पश्तून समझते हैं कि अफ़गानिस्तान इंडस दरिया पे ख़त्म होता है, उसके आगे पंजाब है और इंडस दरिया तक उनकी ज़मीनें हैं या अफ़गानिस्तान को वहाँ तक होना चाहिए। और कोई पॉलिटिकल पार्टी अफ़गानिस्तान में आज तक, जैसे कि आप कह रहे हैं, स्वीकार नहीं की है कि डूरेंट लाइन जो अंग्रेज़ों के वक्त का बॉर्डर बनाया गया था कि वो पक्का बॉर्डर माना जाए जी। इसमें पाकिस्तान में अलग अलग राय है। पाकिस्तान के पश्तूनों में जो लो लैंड्स या प्लेन्स वैलीज़ के पश्तून हैं पाकिस्तान में जो रहते हैं, कई लोग हैं जो कहते हैं कि खान अब्दुल गफ़ार खान जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर थे, गांधी जी के भी बहुत करीब थे, फ्रंटियर गांधी कहलाए जाते हैं, कि खान अब्दुल गफ़ार खान ने पाकिस्तान के पठानों को बचाया, पश्तूनों को बचाया, उनको पाकिस्तान में शामिल करके, क्योंकि स्टेट पाकिस्तान में फिर भी कुछ तरक्की कर पाया, अपने बच्चों को ये पढ़ाई लिखाई दे पाए, कुछ स्टेबिलिटी दे पाए। और आज की तारीख जो पाकिस्तान के पश्तून हैं उनकी हालात अफ़गानिस्तान पश्तूनों से कंपेयर करो, कंदहार या उन इलाकों से, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। असली प्रॉब्लम ये है कि जो टीटीपी है एक तरह से वो एक यूथ का रेबेलियन माना जा सकता है। पाकिस्तान के पश्तून एरियाज़ में बहुत दशकों के लिए कंट्रोल रखा पुराने ट्राइबल सरदारों या चीफ़ों ने, जो बहुत अमीर भी थे, सरकार से पैसे भी ले लेते थे अलग अलग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और ये प्रोग्राम स्कीमों के लिए जी। लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई की वजह एक नया जनरेशन, एक नई नस्ल वहाँ पैदा होने लगी जो अफ़गान जिहाद में रेडिकलाइज हुई। और फिर उनको ख्याल आया कि हमें ये क्यों सिस्टम बर्दाश्त करना चाहिए जिसमें ट्राइबल सरदार राज करते हैं, हम भी कलाशनिकोव लेके यहाँ पावर ले सकते हैं। तो मदरसा और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इनके प्लेटफॉर्म बने और आज की तारीख वो पश्तून सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा दरार आ गया है। उन लोगों के बीच जो समझते हैं कि पाकिस्तान से जुड़ के आधुनिक इकोनॉमी में पश्तून का फ़ायदा है, और उन लोगों में जो समझते हैं कि ये ज़्यादा ज़रूरी है
कि एक जिहादी मेंटालिटी वहाँ पैदा हो, जिससे सोशल ऑर्डर में उथल पुथल आएगा और वो पावर छीन ले सकते हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तानी स्टेट ने ज़्यादातर ये जिहाद पसंद ग्रुपों को समर्थन दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट हमेशा डरा है कि सेक्युलर नेशनलिस्ट यहाँ पश्तून एरिया में पावरफुल हो जाए तो वो भी अफ़गानों से मिलकर डूरंड लाइन को रद्द कर देंगे और ये रिलीजियस ग्रुप्स पे कंट्रोल रहेगा। लेकिन ये गैम्बल अब सामने सामने फेल हो गया है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त बहुत कन्फ्यूजन है कि आगे बढ़े तो किसके साथ बढ़े। क्योंकि पुराने कैलकुलेशंस, पुराने अजम्पशन सारे लगभग ख़त्म हो गए हैं जी। देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं और डिसीजन के बाद क्या कर पाते हैं। अगला सवाल श्रीनिवास राव का आ रहा है, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि स्ट्रैटेजिक डेप्थ का पाकिस्तानी इल्यूजन परमानेंटली गायब हो गया है या उनका इस्टेब्लिशमेंट अभी भी इस पर विश्वास रखता है? देखिए, स्ट्रैटेजिक डेप्थ कि पाकिस्तानी बहुत बात को तो करते थे। हमारी जो पाकिस्तानी कॉलीग्स के साथ या एक्सपर्ट्स के साथ जब बातें 90s में चलती थी तो हमेशा कहते थे कि आप ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं तो अफ़गानिस्तान से मिल के घेर लेगा हमें दोनों साइड से। मुझे उस वक्त भी ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लगती थी। आखिर भारत का कोई डायरेक्ट लैंड बॉर्डर नहीं है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि बीच में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। वैसे भी वो टेरेन ऐसा नहीं है कि भारत की फ़ौज कोई बहुत जल्दी से मूवमेंट करके वहाँ से निकल के छीन ले सकती है। और मुझे ये लगता था कि ये पाकिस्तान आर्मी में जो आइडिया था कि अफ़गानिस्तान से थ्रेट है, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में उनके दिमाग में बैठा था और उनकी ऑफिसर एकेडमी और उनकी थिंकिंग में एक तरह से पर्कुलेशन से अंदर बैठ गया या जम गया जंक जैसे। अंग्रेज़ों का हमेशा ये डर था कि रूसी वार्म वाटर पोर्ट्स इंडियन ओशन के चाहते थे, क्योंकि उनके पोर्ट्स बर्फ़ से बंद हो जाते हैं सर्दी के वक्त। लेकिन अब हमें पता है डिक्लासिफाइड मटेरियल से कि एक्चुअली ज़ारिस्ट रशिया और सोवियत रशिया के कोई ऐसे इरादे थे नहीं, ये एक वहम था। आर्काइव के खुलने से ये बहुत क्लियर हुआ है कि सिर्फ ये अंग्रेज़ों का वहम था, इसमें कोई प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं थी। और रूसी एम्पायर जो था, उसके बाद सोवियट्स जो थे, वो भी समझते थे कि इंडियन ओशन तक फ़ौजों को पहुंचाना इतना बड़ा लॉजिस्टिकल वेंचर रहता कि ये प्रैक्टिकल नहीं था। लेकिन एक हाथ पे ये पाकिस्तानियों को मतलब ये वहम बैठा हुआ था, दूसरे हाथ पे यूएसए में, वॉशिंगटन में बेचने के लिए बहुत अच्छी कहानी थी कि जी हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, नहीं तो सोवियत कम्युनिस्ट यहाँ आके बैठ जा सकते हैं, इसलिए हमें पैसे दीजिए, हमें असला दीजिए, हमें हथियार दीजिए, और ये गेम चलते रहा। आज की तारीख भी पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की कुछ बात तो करते हैं, लेकिन हकीकत है कि ये जानते हैं कि इंडिया मतलब जब अफ़गानिस्तान में सरकार भी डेमोक्रेटिक सरकार भी थी, तो इंडिया कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान का नुकसान ना करना चाह रहा था, लेकिन चाहता भी तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। ये पाकिस्तानियों में बड़ी बातें चलती थी कि भारत ने 30 कॉन्सुलेट खोल लिए या 50 कॉन्सुलेट खोल लिए, जबकि बात ऐसे कुछ रियलिटी में थी नहीं। और वो कॉन्सुलेट्स भी बहुत छोटे छोटे थे, उनमें कोई बहुत बड़ी जासूस, आई एम श्योर बाकी कॉन्सुलेट्स के जैसे इंडिया के खुफिया सर्विसेज ने कुछ थोड़ा बहुत इस्तेमाल तो किया होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा ऐसे मुहिम नहीं चला था जिससे पाकिस्तान ख़त्म हो जाता है या टूट जाता। आखिर आज के दिन अगर किसी भारत चाहे भी किसी दहशतगर्द ग्रुप को पैसा देने की इच्छा भारत में पैदा हुए, तो कांदाहार में बैठ के एक सूटकेस में देने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत तरीके हैं, वो हिंदी फिल्मों का ज़माना बहुत पहले निकल गया है। लेकिन पाकिस्तानियों में अपने देश की ये भी याद रखना चाहिए कि डर है। आखिर उनके देश के 2 हिस्से भारत ने किए जी। और वो डर, वो चोट जो है, मेरे ख्याल से हमें अपने कैलकुलेशंस में समझ लेना चाहिए। जैसे हम चीन से कभी कभी डरते हैं, मतलब चीन हमारे दिमाग में रियलिटी से बड़ा हो जाता है, वैसे भारत पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक दिमाग में 500 किलो का गुरिल्ला दिखता है, जबकि वो हकीकत नहीं है। और अफ़गानिस्तान के बहुत सारी इनकी जो थिंकिंग है वो ये डर से ड्रिवन है, मेरे ख्याल से।
प्रवीण, अगला सवाल भी हमारे मेंबर का है। पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में मुल्ला उमर एरा के तालिबान राजदूत अब्दुल ज़ईफ़ ने देश के लिए, पाकिस्तान के लिए कहा था कि उनके एक मुंह में दो जुबान है और एक सिर पर दो चेहरे हैं, ताकि वो हर किसी की भाषा बोल सके। वे हर किसी का इस्तेमाल करते हैं और हर किसी को धोखा देते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि अफ़गान तालिबान अपने रिश्तेदारों TTP के खिलाफ क्यों ही जाएंगे, जिन्होंने उन्हें अमेरिकी बमबारी से बचाया था। मुल्ला ज़ईफ़ बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एक रहे हैं अफ़गान जिहाद के इतिहास में, और इनकी किताब अगर आप अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट रखते तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। इनने एक वेस्टर्न स्कॉलर एलेक्स लिक्स्टोटन के साथ मिल के लिखी थी। मुल्ला ज़ईफ़ जो हैं बहुत सारे तालिबान जैसे ही पाकिस्तान से बहुत बिटर है, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान ने कुछ वायदे किए जो पूरे नहीं किए और अफ़गान स्ट्रगल को फंसा दिया। अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ये 9/11 के बाद मुल्ला ज़ईफ़ उस वक्त इस्लामाबाद में थे, एम्बेसडर थे, इनके दूतावास थे, और इनको लगा कि कुछ अमेरिका के साथ डील कर लेना चाहिए जिससे तालिबान सरकार किसी तरह बची रहे जी। और उनका ये विचार था कि ISI ने अपने फ़ायदे के लिए एक हालात पैदा कर दी जिसमें उनने तालिबान को बिट्रे कर दिया और जंग की हालत में फंसा दिया और फिर वहाँ से उनको बचा नहीं पाए, और जिससे अफ़गानिस्तान की जाके तबाही हुई। अब प्रॉब्लम इस कहानी में यही है कि चाहे ISI की 100 गलतियाँ हुई, और ज़रूर हुई थी, गद्दारियाँ की, इन सब में तालिबान भी उस वक्त खुल के ही शामिल था। आखिर ये जो डिसीशन लिया अल-कायदा के चीफ उस वक्त ओसामा बिन लादेन को पनाह देने का, वो पाकिस्तान ने नहीं लिया था, वो तालिबान नहीं लिया था, और तालिबान के मुल्ला उमर ने ही ये डिसीशन लिया था कि किसी भी हालत में ओसामा बिन लादेन को नहीं वो वापस करेंगे जी। मुल्ला ज़ईफ़ जैसे ही जो लोग हैं उन सब ने अपने फैमिलीज़ को पाकिस्तान में रखा, उनके बच्चे पाकिस्तान में बड़े हुए, नौकरियां की, तो उस वक्त ये इतने बिटर नहीं थे पाकिस्तान के बारे में जब जो अब इस वक्त अपने आप को दिखाते हैं। मेरे ख्याल से ये बिटरनेस जो है ये एक मौके की बात थी कि मुल्ला ज़ईफ़ जैसे लोग जो चाह रहे थे कि एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो जिसमें USA के साथ हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, उनको लगा कि ISI बीच में बाधा बन गई, कि ISI नहीं चाहती थी कि उसकी सहमति के बिना कोई डील बने। लेकिन हकीकत ये है कि तालिबान पाकिस्तान से पैसे ले रहा था, ISI से पैसे ले रहा था, तो ये जाहिर है कि ISI चाहेगी कि कुछ डील हो और पावर अरेंजमेंट हो, तो उसमें ISI के इंटरेस्ट भी किसी तरह रिप्रेजेंट हुए। मुल्ला ज़ईफ़ की मेरी एक अपनी पर्सनल कहानी है। अच्छा। 1990s से अर्ली 2000 से ये लंदन आए थे, उस वक्त ट्रैक टू डायलॉग बड़े सारे चले थे, और रोरी स्टुअर्ट जो ब्रिटेन के MP हैं, जो अफ़गानिस्तान के बहुत जानकार हैं, वो उनके साथ मुल्ला ज़ईफ़ उस वक्त हंटिंग हॉलीडे पे गए थे जहाँ कोशिश की जा रही थी। तो मुझे उस वक्त थोड़ी सी हंसी आती थी कि ब्रिटिश इतने अपर क्लास साहब थे जो स्कॉटलैंड में अपने राइफ़ल के साथ हंटिंग कर रहे थे, और ये कांदाहार के तालिबान जो कलाशनिकोव छोड़ के मतलब हिरण के शिकार के लिए निकल गए स्कॉटलैंड में, कितने मतलब अनलाइकली एक पीस मेकिंग ग्रुप थे। लेकिन वो मुल्ला ज़ईफ़ का पीस मेकिंग सफल नहीं हो पाया, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो जंग कई सालों के लिए खिंचते रहा, जिसके वजह वो इतने आज की तारीख बिटर और एंग्री है। जी जी, चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।